प्रिय बच्चों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। साथ ही स्वागत आप सभी विद्यार्थियों का। बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड में चलने वाली एक प्यारी सी कविता का आनंद लेंगे। कवि प्रसाद जी की प्रसिद्ध कविता कार्नेलिया का गीत। इस कविता के भाषा सौंदर्य, भाव सौंदर्य को समझेंगे। कार्नेलिया का गीत कवि जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया जब भारत आती है तो उसे यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की संस्कृति, लोगों का स्नेहिल व्यवहार, सूर्योदय, पंछियों का कलरव, खिले हुए कमलों का सौंदर्य, यहाँ की हरितिमा, सिंधु नदी का तट, ये सब उसके मन को भा जाते हैं। यहाँ की प्रकृति उसके थके हुए मन को मानो असीम शांति प्रदान करती है। सिंधु नदी के तट पर ग्रीक शिविर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठी कार्नेलिया भारत के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, नैसर्गिक सुषमा को निहारती है। कार्नेलिया तो बस इस मिट्टी की होकर रह जाती है। कवि ने इस गीत के माध्यम से यहाँ के सुंदर सुकोमल प्रभात का, सूर्योदय के जादुई सौंदर्य का विश्व भर में स्थापित करने का एक काव्यमय प्रयास किया है। तो आइए बच्चों, इस पाठ का, इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, बरसाती आंखों के बादल, बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। चलिए बच्चों, अब इस गीत के भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। बच्चों, इन पंक्तियों में सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत की विशेषता का बखान करते हुए कहती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, यानी ये भारतवर्ष अरुण है, मधुमय है। क्या आप में से कोई अरुण शब्द का अर्थ बता सकता है? बिल्कुल, अरुण शब्द का अर्थ होता है लाल, यानी हमारा देश लालिमा से युक्त है, चमक और सौंदर्य से युक्त है। भारत देश का सूर्योदय बड़ा सुंदर है, लालित्यपूर्ण है। यहाँ की सुबह बड़ी सुहानी है। पर्वतों से उगता अरुण सूरज आसमान के पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। आगे कार्नेलिया कहती है कि ये देश मधुमय है। बच्चों, मधु का अर्थ तो आप सभी जानते होंगे। मधु यानी शहद, और आप सभी ने कभी न कभी शहद तो अवश्य ही खाया होगा। क्यों खाया है ना? तो बताइए कैसा होता है? बिल्कुल, शहद अत्यंत मीठा होता है। और यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने हमारे देश को मधुमय बताया है, यानी हमारा देश मिठास से भरा, माधुर्य से भरा देश है। यानी यहाँ के लोग स्नेहिल हैं, उनके व्यवहार की मिठास सहज ही अनजाने लोगों को भी अपना बना लेती है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।
कवि प्रसाद इन पंक्तियों में कहते हैं कि अनजान क्षितिज को भी मानो, ये भारत की धरती सहारा देती है, अपना लेती है। बच्चों बताइए, क्षितिज शब्द का अर्थ क्या होता है? सोचिए। बिल्कुल, क्षितिज का आशय होता है हमारी दृष्टि की सीमा, यानी जहाँ हमें धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है भारतवर्ष अनजान क्षितिज को भी सहारा देता है। अनजान यानी वो ज्ञान जिसे जीवन में अब तक नहीं जाना हो। तो कवि यहाँ कहते हैं कि भारतवर्ष ही वो देश है जहाँ आकर अज्ञानता समाप्त हो जाती है। भारत देश सभी के लिए ज्ञान की अपार संभावनाएं खोल देता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही, तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। बच्चों, यहाँ तामरस कमल को कहा गया है और सरस का अर्थ है रसयुक्त, यानी रस से भरे कमल के फूलों पर प्रातःकाल जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो धरती का सौंदर्य और भी अधिक निखर उठता है। यहाँ विभा का आशय है चमक। इन पंक्तियों में कार्नेलिया कह रही हैं कि रस से भरे कमल के पराग कणों पर गिरने वाली सूरज की किरणें मानो कमल को और तरुशिखाओं को छूकर खुशी से नृत्य करने लगी है। तरु का आशय है वृक्ष और शिखा का अर्थ है चोटी, यानी वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी या कहें कि डाली, अर्थात जब सूरज पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों से होकर धरती पर अपनी सुनहरी किरणों का आलोक बिखेर देता है तो ये सुंदर दृश्य ऐसा लगता है मानो सूरज की सुनहरी किरणें रसयुक्त कमल के फूलों पर और वृक्ष की शिखाओं को छूकर आनंदित हो रही हैं और धरती पर नृत्य कर रही है। सूरज की किरणों का कमल के पराग कणों पर नृत्य। सचमुच प्रसाद जी की ये कल्पना विलक्षण है। आइए बच्चों, अब आगे की पंक्तियों को समझते हैं। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। सूरज की सुनहरी किरणों का आनंदमय स्पर्श पा वृक्ष की डालियां खिल उठी हैं। सूरज की स्वर्णिम किरणें इन हरी भरी डालियों पर मानो जीवन बिखेर देती है और ऐसा लगता है मानो मंगलकारी कुमकुम धरती पर किसी ने बिखेर दिया हो। यहाँ सूर्य की सुनहरी किरणें मंगलकारी कुमकुम का प्रतीक है। सूर्य की लाल किरणें लाल कुमकुम के समान हमारे जीवन में लालित्य, सद्भावना, आशीर्वाद और मांगल्य का प्रतीक है। कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि जीवन की हरियाली पर सूरज की सुनहरी किरणें मंगलकारी कुमकुम के समान है। चलिए अब हम गीत की अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। इन पंक्तियों में कार्नेलिया के माध्यम से कवि प्रसाद कह रहे हैं कि लघु सुरधनु से पंख पसारे। यहाँ लघु का अर्थ है छोटे, सुर कहते हैं इंद्र को और धनु का तात्पर्य है धनुष, यानी छोटे छोटे सुंदर रंग बिरंगे इंद्रधनुषी पंखों को विस्तृत गगन में फैलाए खग यानी पक्षी भारतवर्ष को अपना घोंसला मानते हुए उड़ते चले आते हैं। समझ नीड़ निज प्यारा। अब बताइए कि नीड़ किसे कहते हैं? बचपन में आपने कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक कविता पढ़ी होगी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो,
पर यदि पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो समझ गए बच्चों कि नीड़ किसे कहते हैं? बिल्कुल, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अब आप कल्पना कीजिए ऐसे रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर उन्मुक्त गगन में भारत की ओर उड़ते पंछियों का समूह। सोचिए, कवि ने यहाँ शब्द चित्रों के माध्यम से हमारे सामने वो दृश्य जीवंत बना दिया है। बच्चों, क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो कौन सा आकर्षण है जो पंछियों को भारतवर्ष की ओर खींचता है? कवि प्रसाद जी कहते हैं, शीतल मलय समीर सहारे, यानी ठंडी मलय पर्वत की हवा का सहारा पाकर पंछी इस ओर खींचे चले आते हैं। बच्चों, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि भारतवर्ष में स्थित मलयाचल पर्वत पर सुगंधित चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। मलयाचल पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित बयार के आकर्षण से पंछी इस ओर खींचे चले आते हैं और यहाँ आकर यहीं के हो जाते हैं। इसी देश को अपना घर मानने लगते हैं। इस पंक्ति को यदि हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो पक्षी प्रतीक हैं बाहर से आने वाले विदेशी लोगों का, यानी विदेशी जन इस देश में आकर यहीं के होकर रह जाते हैं। भारत देश में विदेशियों को भी घर जैसा प्यार, अपनापन और स्नेह मिलता है, जैसे कि कार्नेलिया, जो विदेशी बाला होकर भी भारत की हो गई। आइए बच्चों, अब चलते हैं गीत की अगली पंक्तियों की ओर। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पौधों पर वर्षा कर उन्हें जीवन देते हैं, उसी प्रकार भारत के लोग निराश और उदास लोगों को जीवन की प्रेरणा देते हैं और उनकी मदद करते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए कवि ने यहाँ बरसाती आँखों के बादल को भावुक और संवेदनशील भारतीयों का प्रतीक बताया है। भारत के लोगों की विशेषता बताते हुए कार्नेलिया कहती है, दया, करुणा, सहानुभूति से द्रवित भारतीयों के आंसू करुणा के जल से भरे बादल के समान होते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, भारत देश में आकर अनंत यानी समुद्र। बच्चों, अनंत समुद्र को कहते हैं क्योंकि जिसका कोई और छोर नहीं होता, जो विस्तृत है। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि भारत में आकर विशाल समुद्र की लहरें भी शांत हो जाती है, मानो चंचल लहरों को समेटे विशाल काय समुद्र की चंचलता को यहाँ आकर विराम मिल जाता है, विश्रांति मिल जाती है। भावार्थ के रूप में समझे तो दूसरे देशों के व्याकुल परेशान लोगों को भी भारत में आकर शांति मिल जाती है, क्योंकि भारत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। भारत भूमि आंतरिक शांति, मानसिक संबल और सुकून प्रदान करती है। तभी तो चंचल और अधीर सागर को भी भारत में आकर किनारा मिल जाता है। आइए बच्चों, अब कविता की अंतिम पंक्तियों को समझते हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इन पंक्तियों को समझने के लिए बच्चों हमें एक कल्पना करनी होगी। सोचिए, एक सुंदर युवती अपने हाथों में शीतल जल से भरा एक सुनहरे रंग का घड़ा लिए हुए है। इस दृश्य की कल्पना करते हुए अब हम इन पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं।
हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। कवि ने इन पंक्तियों में प्रातः के सौंदर्य को देखिए कितने सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। उषा यानी सुबह रूपी नायिका अपने साथ सूर्य रूपी हेम कुंभ यानी स्वर्ण कलश से किरण रूपी सुख जल उड़ेल रही है। यहाँ कवि ने भोर को सुंदरी नायिका, सूर्य को सोने का घड़ा और सुनहरी किरणों को घड़े में भरा सुख रूपी जल के रूप में अभिव्यक्त किया है। और यहाँ रूपक अलंकार और मानवीकरण का बड़ा सुंदर प्रयोग है। कवि कहना चाहते हैं कि भारत की सुंदर सुबह की बेला और सूर्योदय का सुनहरा दृश्य लोगों में एक नया उत्साह और उल्लास लेकर आता है। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं, मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यहाँ कवि ने तारों को मदिर बताया है। मदिर यानी मस्ती में भरे हुए, अलसाए हुए। रात भर आसमान में चमकने के कारण तारे सो नहीं पाते और सुबह होते होते ऊँगने लगते हैं। ऊँगने का मतलब है ओझल होने लगते हैं। बच्चों, आपने सूर्योदय से ठीक पूर्व का दृश्य तो देखा ही होगा। यदि नहीं तो कल सुबह जल्दी उठकर इस दृश्य को देखिएगा। आपको ऊँगते यानी ओझल होते तारे अवश्य दिखाई देंगे। और विश्वास कीजिए, प्रसाद जी की ये काव्य पंक्तियाँ आप महसूस कर सकेंगे। चलिए बच्चों, अब बात करें इस कविता के भाषा सौंदर्य की। इस गीत में संगीतात्मकता के साथ खड़ी बोली की मिठास है। भाषा संस्कृतनिष्ठ है। रूपक, मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास जैसे अलंकारों के सुंदर सहज प्रयोग ने इस कविता के सौंदर्य को और भी अधिक निखार दिया है। तो बच्चों, प्रसाद जी के अद्भुत सौंदर्य बोध, प्रकृति प्रेम और देश प्रेम के दर्शन कराती ये छायावादी कविता कार्नेलिया का गीत पढ़कर निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी आनंदित हुए होंगे। तो बच्चों, फिर से एक नए पाठ के साथ, एक नए उत्साह के साथ हम साथ होंगे। तब तक कुछ नया, कुछ रचनात्मक, कुछ सृजनात्मक करने का प्रयास आप निरंतर करते रहें। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ आज की इस कक्षा से अपनी हिंदी साहित्य की अध्यापिका आकांक्षा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।